एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। ये डायग्राम देख के समझ तो आ गया होगा कि आज का टॉपिक कौन सा होने वाला है। स्टीरियो केमिस्ट्री की ये 4th वीडियो है। 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो गई हैं, वहां पे हमने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हो। आज हम शुरू करने वाले हैं ये वाला टॉपिक जो है ऑप्टिकल रोटेशन या ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या होता है ये, इसको बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम इस डायग्राम से ही समझ लेते हैं। इसको समझते हैं इस डायग्राम से। ये पूरा जो सिस्टम आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस पूरे ही सिस्टम को हम इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं पोलरीमीटर। ठीक है, पोलरीमीटर में तो क्या होता है, यहाँ पर आपके पास एक लाइट का सोर्स है, ठीक है, जहां से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आती हैं। ठीक है, यहां से रेडिएशन आई किसी सोर्स से, ठीक है, यहां से वो एक लाइन में यहां पर फ्लो हुई। मान लो पहले जो रेडिएशन थे वो एक अनपोलराइज लाइट थी, यानी कि उसमें पोलराइजेशन नहीं था, उसमें हर डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन में लाइट जा सकती थी। ठीक है, ऐसा नहीं था कि एक ही लाइन में चलेगी, ये हमारी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। तो इस वाली लाइट को हमने क्या कहा, अनपोलराइज्ड लाइट। उसके बाद यहां पर लगा हुआ है एक पोलराइजर। पोलराइजर क्या करेगा, जो ये वाली अनपोलराइज लाइट है उसको एक पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर जो आप देख रहे हो, यहाँ पे जो ये ग्रेटिंग की हुई है, यहाँ पर जो ये लाइंस है, वर्टिकल लाइंस, ये एक तरीके से, ये मान लो कि हमारी जैसे फिंगर्स है ना, फिंगर के बीच में ये जो इस तरीके से स्पेस है, तो ये इसी तरीके से एक स्पेसिंग है। ठीक है, इस स्पेसिंग से वो लाइट अंदर की साइड जा रही है। तो जब इस पोलराइजर से ये लाइट जाएगी, अनपोलराइज लाइट, तो ये चेंज हो जाएगी एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। प्लेन पोलराइज लाइट जिसकी एक ही डायरेक्शन होगी, ये सिर्फ इसी डायरेक्शन में चल रही है ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद जो है ये वाली चीज रखी हुई है पोलरीमीटर ट्यूब, या इसको हम एक सैंपल ट्यूब भी बोलते हैं, जिसमें हमें मेनली रखना है अपना मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पर कई तरह के आपके मॉलिक्यूल हो सकते हैं, तो यहाँ पर हमने कोई भी मॉलिक्यूल अंदर रख दिया। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर ये लगा हुआ है एनालाइजर। एनालाइजर क्या कर रहा है यहाँ पर, ये एक रोटेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये एक ऐसा पार्ट है पोलरीमीटर का जिसको रोटेट किया जा सकता है। ठीक है, ये रोटेट कर सकते हैं हम इसको, तो इसको हम बोल रहे हैं एनालाइजर। यहाँ से एनालाइज किया जाता है, और यहाँ पर ऑब्जर्वर जो हमारी आंखों को दिखाई दे रहा है यहाँ से कैसी लाइट आ रही है। ठीक है, तो ये पूरा एक इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है। अब होगा क्या, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पर जब हमारा कोई भी सैंपल रखा जाएगा, कोई भी मॉलिक्यूल हम यहाँ पर रख देते हैं, तो उससे होने क्या वाला है कि ये जो पोलराइज लाइट है ये थोड़ी सी ना रोटेट हो जाएगी। ठीक है, अभी ये किसी डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रही है, वो अपने रास्ते से ऐसे रोटेट हो रही है। ठीक है, तो ये रोटेट होते हुए लाइट जब जाएगी तो ये इसी तरीके से जाएगी। अब पहले अगर ऐसे जा रही थी, तो अब ये थोड़ी सी ऐसे जाएगी। ठीक है, पहले अगर लाइट को ऐसे चलना था, तो अब ये हल्की हल्की बेंड हो जाएगी और ये इस तरीके से जाएगी। तो अगर यहाँ पर ये वाली पोलराइजर इस तरीके से होता, तो क्या वो ऑब्जर्व होता, उधर नहीं होता, क्योंकि ये तो डायरेक्शन हमारी ऐसे है लाइट की, और यहाँ पर कोई चीज बिल्कुल सीधे ऐसे रखी हुई है। तो ये फिर पोलराइजर कैसे यहाँ पर मतलब कैसे हम इसको ऑब्जर्व करते कि लाइट आ रही है या नहीं, पता नहीं चलता हमें। तो इसलिए इस एनालाइजर को हमने रोटेट कर दिया इसी डायरेक्शन में जहां से वो लाइट हमें दिखाई दे। तो यहां से अब हमने क्या किया कि ये वाली लाइट जो है हमारी इस तरीके से रोटेट हुई है, एनालाइजर भी हमने रोटेट कर दिया। इसको रोटेट करते ही ये लाइट यहाँ से फिर जाएगी और ये यहाँ से ऑब्जर्व हो जाएगी। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस था। अब ये जो रोटेशन हुआ है, क्यों हुआ है ये रोटेशन, क्या रीजन है कि ये जो कोई हमने सब्सटेंस यहाँ पर रखा है उसने एकदम से रोटेट कर दिया लाइट को। इसका रोटेशन का रीजन ये है कि यहाँ पर वो जो सब्सटेंस है, जो ये सैंपल यहाँ पर रखा है, वो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस होगा। ये ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस होगा, इसलिए उसने रोटेट कर दिया लाइट को। ठीक है, ऑप्टिकल, इस पूरे ही सिस्टम को हम क्या कह रहे हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये पूरा प्रोसेस कहला रहा है हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी। और ये जो हमारी रोटेशन हो रही है, जितना ये रोटेट हो रहा है, मान लो ये अल्फा जो एंगल है वो बना रहा है, यानी इसको सीधे ऐसे जाना था, लेकिन ये थोड़ा सा रोटेट हो गया, तो जितना रोटेट होगा वो उसका एंगल कहलाएगा अल्फा, यानी इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। ये हमारा स्पेसिफिक रोटेशन होती है, एक एंगल की रोटेशन होती है।
ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस ऑप्टिकल एक्टिविटी या इसके मूव करने को लाइट के बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। अब ये जो करते हैं सिर्फ ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस ऐसा करते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस क्या करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं ये रोटेट, इसका क्या रीजन है। अब हम किसी भी सैंपल को यहाँ पर रख रहे हैं, अगर वो ऑप्टिकल इनएक्टिव है तो वो नहीं कर रहा है, ऑप्टिकल एक्टिव है तो वो रोटेट कर रहा है उस लाइट को। तो ऐसा क्या रीजन है, किस वजह से वो रोटेट करता है। तो देखो, जो भी हमारा सब्सटेंस होगा यहाँ पर, ये मान लो कि हमारा कोई ऐसा सब्सटेंस है, ये लैक्टिक एसिड है, तो हम ये मान लेते हैं कि लैक्टिक एसिड हमने लिया है सब्सटेंस इस वाली पोलैरिमीटर ट्यूब में। तो इसने क्या किया है कि इसने हमारे लाइट को रोटेट कर दिया है। तो इसने ऐसा क्या किया होगा, क्यों रोटेट किया होगा, इसका रीजन ये है कि जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनमें इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, ये भी आप जानते हो। तो रोटेशन, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, चारों तरफ वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, ये हमारा एक अनसिमेट्रिकल होता है। इन केस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस ये हमारा अनसिमेट्रिकल होता है, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अनसिमेट्रिकल क्यों होता है, क्योंकि हम जब ये सब्सटेंस लेते हैं तो ये हमारा हमेशा कायरल सब्सटेंस होना चाहिए, कायरल मॉलिक्यूल लेते हैं हम हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के लिए। तो हमारा जो कायरल मॉलिक्यूल है, यानी एक कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, कायरल मॉलिक्यूल है, और इस कायरल मॉलिक्यूल में कोई भी सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री, नो सिमेट्री, सिमेट्री लाइक प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर आप इसमें देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, तो इसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दूसरा ना इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ना ही इसमें कोई और एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो इस वाले मॉलिक्यूल में हमें कोई सिमेट्री नहीं दिख रही है, नो सिमेट्री। ठीक है, अब जब इसमें कोई सिमेट्री ही नहीं है तो फिर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सिमेट्रिकल हो जाएगा, इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अनसिमेट्रिकल ही रहेगा। ठीक है, तो जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है इन कायरल मॉलिक्यूल्स, वो अनसिमेट्रिकली होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ना अनसिमेट्रिकल होता है ड्यू टू नो सिमेट्री इन कायरल मॉलिक्यूल, क्योंकि कायरल मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री नहीं है, ना प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो होता क्या है, जो हमारा ये लाइट सोर्स है, यहां से हमारी निकलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यहां से आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और जब ये वाली रेडिएशन हमारी इंटरेक्ट करती है विद अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हमारी रेडिएशन, जो हमारी रेडिएशन आ रही है किसी भी लाइट सोर्स से, तो वो रेडिएशन जब इंटरेक्ट करती है विद अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ कायरल मॉलिक्यूल, तो वहां पर रोटेशन होती है। इस रीजन से रोटेशन होती है क्योंकि ये जो इंटरेक्शन हो रहा है इन दोनों का, ये अनसिमेट्रिकल है, और अनसिमेट्रिकल होने की वजह से, अगर सिमेट्रिकल होता फिर तो वो रोटेट ही ना करती, फिर तो कोई चीज जैसे है ऐसी रहेगी। अब मान लो कि कोई चीज, मान लो कि एक जैसे एथलीट होते हैं, ठीक है, रेस चलती है, जैसे कि वो भागते हैं, कोई 200 मीटर रेस हो गई या 500 मीटर जो भी कर रहे हैं, तो एक तरीके से वो जो रेस लगाते हैं तो वो बिल्कुल एक सीधी लाइन में मतलब चलते हैं, ठीक है, बिल्कुल एक जो उसका जो पाथ होता है वहां पे चलते हैं। लेकिन अगर कोई हर्डल रेस है तो उसमें क्या करते हैं, वो थोड़ा सा अपने आप को जंप करते हैं। ठीक है, तो उस जंप करने से क्या हुआ है, पहले जो चीज एक सीधी लाइन में जा रही थी, अब क्या हुआ है, जंप करने से वो थोड़ा सा अपने आप को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को ऊपर की साइड कर रहे हैं, जंप करने में ऊपर की साइड जा रहे हैं। तो ये जो चीज हुई है, इसी तरीके से आप इसको समझ लो कि यहाँ पर अगर सिमेट्रिकल फील्ड होता तो प्लेन पोलराइज लाइट बिल्कुल सीधे आराम से निकल जाती, ठीक है, कोई रोटेशन ना होता। लेकिन अब अनसिमेट्रिकल हो रहा है, कोई चीज वहां पर हर्डल बीच में आ गया है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक हर्डल का काम कर रहा है, तो ये हमारा एक अनसिमेट्रिकली वहां पर आ गया है। अगर ये अनसिमेट्रिकली वहां पर आ जाता है
तो अब लाइट जो है वो डायरेक्टली वहां पर मूव नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो वो क्या करेगी, वहां से थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। अब ये जो बेंड हुई है, थोड़ी सी रोटेट हुई है, इसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है। और यही ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस करते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली पूरी कहानी होती है इसकी। तो इस वजह से होता है ऑप्टिकल रोटेशन, और ये करते हैं सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस ही, क्योंकि उनमें कोई सिमेट्री नहीं होती, ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा अगर ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस बताना है, कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव होता है, कौन सा नहीं होता, तो उसके लिए कंडीशन याद रखनी है कि पहले तो कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए, दूसरी कंडीशन उसमें कोई सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लाइक प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये उसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर ना देखो, रोटेशन तो हो गया है, लेकिन रोटेशन जरूरी नहीं है कि एक ही तरफ रोटेशन होगा। ऐसा नहीं कि कोई मॉलिक्यूल अगर है तो वो एक ही साइड रोटेट कर रहा है, उसको वो राइट साइड भी कर सकता है, वो लेफ्ट साइड भी कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं, अगर राइट साइड रोटेट करता है तो उस चीज को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। उस चीज को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं अगर राइट साइड में जा रहा है तो। इसी तरीके से लेवो रोटेटरी होता है, अगर लेफ्ट साइड में रोटेट करे तो उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल एंड नेगेटिव साइन से, ठीक है। तो ये दो तरह की चीजें पॉसिबल हैं। अगर रोटेशन हो रही है तो दो तरीके से होगी, या तो वो राइट साइड होगी या फिर लेफ्ट साइड होगी, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी, आर एंड एल, सॉरी डी एंड एल, ठीक है। तो ये चीज तो हो गई क्लियर। अब जो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, अब उसमें क्या होगा, वो हमारा इनेंशियोमर हो सकता है, यानी उसमें आर और एस दोनों तरह की कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। आर का मतलब जब कोई ऑप्टिकल मतलब रोटेशन जब हमने देखी थी सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग, अगर रोटेशन हमारी राइट साइड हो रही है तो आर कॉन्फ़िगरेशन, अगर लेफ्ट साइड हो रही है तो एस कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारा कोई भी अगर सब्सटेंस है तो उसमें आर और एस दोनों तरह की कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। लेकिन ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई आर सब्सटेंस है और वो आर राइट साइड में रोटेट करके आर कॉन्फ़िगरेशन आया है तो वो यहाँ पर भी लाइट को राइट साइड में रोटेट करेगा, ठीक है। मैं ये कहना चाह रही हूं कि ये चीजें इससे कनेक्टेड नहीं है कि जो हमारा आर कॉन्फ़िगरेशन है वो आर है राइट साइड रोटेशन की वजह से, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो इस प्लेन पोलराइज लाइट को भी राइट साइड में रोटेट कर दे। उसकी ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर राइट और यहाँ पर राइट दोनों डिफरेंट हैं। हो सकता है कि कोई एस कॉन्फ़िगरेशन हो, वो इसको राइट साइड में रोटेट कर दे, हो सकता है कोई आर कॉन्फ़िगरेशन इसको लेफ्ट साइड में रोटेट कर दे, ठीक है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज तो हो गई। अब इसी चीज में देखो एक चीज और मैं बता दूं, अगर हमारा कोई सब्सटेंस है उसमें मान लो हमारा एक आर है और एक एस है कॉन्फ़िगरेशन, तो अगर हमारा 50% कोई आर वाला सब्सटेंस है एंड 50% कोई एस वाला सब्सटेंस है, तो इस चीज को हम बोलते हैं रेजिमिक मिक्सचर। इस चीज को हम बोलते हैं रेजिमिक मिक्सचर। मान लो कि कोई चीज हमारी 40% है, 40% आर है, ठीक है, और हमारी 60% एस है। तो अब क्या कहेंगे हम इसको, क्या अब ये रेजिमिक मिक्सचर है? नहीं, अब ये रेजिमिक मिक्सचर नहीं है। अगर हम इसको इक्वली मानते हैं, अगर हमारा 40% आर है तो 40% एस हमारा जो है वो तो रेजिमिक होगा, ये दोनों तो रेजिमिक होंगे, लेकिन जो बाकी का 20% है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो इनेंशियोमेरिक एक्सिस, वो हो जाएगी हमारी इनेंशियोमेरिक एक्सिस, यानी कोई चीज हमारी एक्सिस में अगर प्रेजेंट है तो। अब हो सकता है कि इस 20% में जो है हमारा वो एस था, 20% जो है वो एस है हमारा, यानी जो इनेंशियोमेरिक एक्सिस है वो एस वाला जो कॉन्फ़िगरेशन, एस वाला जो सब्सटेंस है वो ज्यादा है, ठीक है। मेन बात है कि जो हमारे
50-50% अगर दोनों इक्वल हैं तो वो रेजिमिक है, बाकी का जो है वो इनएंशोमेरिक एक्सिस है। ठीक है, यहां से ये चीज क्लियर हो गई। अब हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनमें हमें ये बताना होगा कि कोई सब्सटेंस आपको दे देंगे, आपको बताना है कि क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। कैसे देखोगे उस चीज को? उसके लिए सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कायरल है या नहीं। वो तो चलो होगा ही, बट फिर भी एक बार आप देख लो तो बेटर है। कायरल मॉलिक्यूल है या नहीं, एक कंडीशन ये। फिर उसमें देखो कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं। अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो। फिर थर्ड पार्ट आएगा कि सेंटर ऑफ सिमेट्री देखो। सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब सेंटर ऑफ इन्वर्जन। कौन से वाली सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है? अगर सेंटर से आप इधर की साइड जाओ, कोई मॉलिक्यूल मिला है मान लो CH3, इधर की साइड जाओ तो भी अगर CH3 मिलता है तो उस तरह की जो सिमेट्री होती है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन, आई। ठीक है, तो आपको ये 3 कंडीशंस देखनी होंगी अगर बताना है कोई सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। तो अब हम उसी के कुछ एग्जांपल लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन भी हैं, तो इनमें ध्यान से देखना है आपको और बताना है कि क्या ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है इनमें से कोई या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कैसे पता चलेगा? वही कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। कायरल सेंटर देखना है, होना चाहिए वहां पर, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, तब हमारा ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होगा। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो सबसे पहले तो कायरल सेंटर तो दिख रहा है हमें, यहाँ पर है कायरल सेंटर। कैसे है? देखो यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर भी है, इसके साथ ये पूरा ग्रुप भी अटैच है, ये वाला ग्रुप भी अटैच है और ये वाला ग्रुप भी अटैच है। ठीक है, तो यहां पर कायरल सेंटर तो है। यहां पर कोई H भी अटैच है, इधर भी H अटैच है। इसके यहाँ पर देखो ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इधर H लगा हुआ है, इधर नाइट्रोजन है और इधर CH2 है। तो यानी ये कायरल सेंटर है। ये कायरल सेंटर नहीं है क्योंकि ये तो दोनों सेम हो जाएंगे ना, अगर इधर से देखोगे और इधर से देखोगे ये तो ग्रुप सेम हो गया। तो ये वाला कायरल सेंटर नहीं है, ये वाले कायरल सेंटर है। ये देख रहे हो आप यहाँ पर, इसी तरह यहाँ भी देख रहे हो आप, 2 कायरल सेंटर हमें दिख रहे हैं। अब यहाँ पर ठीक है कायरल सेंटर तो है, ये पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड। अब हमें देखना है क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे देखोगे? अगर यहाँ से इधर इधर देखोगे तो वो तो है ही नहीं इसमें, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री की अगर बात करें वो तो इसमें नहीं है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करो। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आप यहाँ पर एक प्लेन डाल दो, कहाँ से डालना चाहोगे? बीच से, बिल्कुल यहां से बिल्कुल एक प्लेन डाल दो। ये प्लेन डालते ही क्या होगा, यहाँ पर आपका ये रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा इधर से और इधर से। ये देखो ये वाली चीज इसको रिफ्लेक्ट करेगी, ये वाला कार्बन इसको, ये हाइड्रोजन आपस में एक दूसरे को। तो ये जो प्लेन है हमारा, ये हमारा इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये वाला प्लेन। ठीक है, तो इसको हम ये कहेंगे कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो गई तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसको हम कहेंगे कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस है। कोई एक कंडीशन देखकर अगर आपने देख लिया कि सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है तो इसको आप ऑप्टिकल एक्टिव लगा दोगे, लेकिन आपको सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करानी है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप देखो, अगर आप इस सेंटर से इधर की साइड चलते हो तो आपको मिलता है COH, इसके बैक साइड चलते हो तो भी COH, इसके इधर चलते हो तो भी और इधर चलते हो तो भी। यहाँ पर हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है दिखाई दे रही है। ठीक है, और अगर हम इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री डालें, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ से? किसी भी एक मॉलिक्यूल को कट करते हुए मान लो डायगोनली हमने डाल दिया तो ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट तो करेंगे नहीं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो इसमें नहीं है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो इसमें नहीं है, लेकिन इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और अगर एक भी सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट करो। इस वाले में देखो कायरल सेंटर कहां पर है? यहां पर एक H भी प्रेजेंट होगा,
तो ये 1 2 और ये 3 4 ग्रुप अटैच है इस पे अलग अलग। तो ये वाला क्या हो गया हमारा कायरल सेंटर। और यहाँ पर क्या करेंगे अब हम देखेंगे कि इसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री तो दिख नहीं रही है, प्लेन डालो, यहाँ से अगर प्लेन डालोगे इधर CH3 है इधर नहीं है, तो यानी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो ये सब्सटेंस कैसा हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, इसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना ही इसमें हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री है, और कायरल सेंटर है ही, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखो यहां पर ये ग्रुप लगे हुए हैं इस टाइप से। ये जो CO दिया हुआ है ये फ्रंट साइड में है और ये बैक साइड में। अगर आप देखोगे इसको तो इस मॉलिक्यूल में तो हमें ये दिख रहा है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कभी हो ही नहीं सकती, और इनके ऑपोजिट भी अलग अलग हैं, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं हो सकती। कायरल सेंटर ऑलरेडी ये है ही, तो हम इसको ये कह देंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और ये करके आप खुश हो जाओगे कि ऑप्टिकली एक्टिव है, सही लगा दिया हमने तो, बिल्कुल आ गए 2 मार्क्स या 4 मार्क्स। पर ये गलत है, एक्टिव नहीं है ये। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो सब्सटेंस है ना ये हमारा एक स्क्वायर प्लैनर सब्सटेंस है, स्क्वायर प्लैनर सब्सटेंस है। ये सारे मॉलिक्यूल एक प्लेन में हैं, तो यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो फिर ये एक्टिव नहीं हो सकता, ये इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रीजन है ये स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स है, इस वजह से ये इनएक्टिव हो गया है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस ही आते हैं एग्जाम में, डायरेक्टली नहीं देंगे, कुछ ना कुछ उसको घुमा फिरा कर ही देंगे। इसमें देखो यहां पर हमारा कायरल सेंटर दिख रहा है हमें। प्लेन ऑफ सिमेट्री डालो, यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल भी देंगे, CH3 तो रिफ्लेक्ट कर लेंगे लेकिन ये ऑक्सीजन तो नहीं करेगा, तो यानी यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो ये सब्सटेंस हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, ये तो होगा एक्टिव। नेक्स्ट इसमें देखो ये कोई हमारे साइक्लोहेक्सेनोन सिस्टम है, इसमें यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अगर हम यहाँ से एक प्लेन डाल भी दें इस तरीके से, यहाँ से बीच से बिल्कुल डाल भी दें, तो ये आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे कार्बन, लेकिन यहाँ CH3 नहीं है, तो यहाँ पर फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगी। तो ये वाला सब्सटेंस भी कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस और बचे हैं। इनमें देखो यहाँ पे हम देखें तो ये वाला सब्सटेंस हमारा, यहाँ पे एक H भी प्रेजेंट होगा, यहाँ भी एक H होगा, तो ये कायरल सेंटर है हमारे पास और ये भी कायरल सेंटर है हमारे पास। और इधर अगर हम बात करें H की तो ये भी हमारा कायरल सेंटर है। 3 कायरल सेंटर है यहाँ पर, 3 कायरल सेंटर हैं। और यहाँ पर अगर हम प्लेन डालते हैं यहाँ से, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या कह देंगे कि ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं मीजो कंपाउंड। ठीक है, तो ये है हमारा मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड कौन से होते हैं, देखो मीजो कंपाउंड में हमारे मीजो कंपाउंड सबसे पहली बात तो इसमें 2 और मोर कायरल सेंटर, सबसे पहली बात तो इसमें 2 या 2 से ज्यादा कायरल सेंटर देखने को मिलेंगे। ठीक है, दूसरी चीज इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होगी। वैसे जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कम होती है, नहीं होती, लेकिन जो हमारे कंपाउंड जिनमें 2 या 2 से ज्यादा सेंटर लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, तो वो हमारे होते हैं मीजो कंपाउंड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक सेंटर ये, एक ये और एक ये, 3 तरह के सेंटर आपको दिख रहे हैं यहाँ पर कायरल सेंटर्स।
3 तो नहीं, क्योंकि ये तो हमारा सेम हो जाएगा, इधर की साइड जाओगे 2 कायरल सेंटर दिख रहे हैं और बीच में इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। तो ऐसे कंपाउंड हमारे क्या होते हैं, मीजो कंपाउंड। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट वाले में देखो, इसमें भी क्या है हमारे पास, यहाँ पर H और यहाँ पर भी H, तो एक कायरल सेंटर ये है, एक ये है और बीच में यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। तो ये भी हमारा क्या होगा, मीजो कंपाउंड होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव तो है ही, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव तो ये है ही, बट इनको हम क्या कहते हैं, मीजो कंपाउंड्स। तो मीजो कंपाउंड्स में ये चीज ध्यान रखनी है, 2 या 2 से ज्यादा सेंटर होंगे कायरल सेंटर, एंड उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने देखे हैं ऑप्टिकल एक्टिव या इनएक्टिव बताने के लिए। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो अभी तो इतना ही करते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन में इतना ही पार्ट करते हैं। अभी ऑप्टिकल रोटेशन का ना एक और पार्ट है जिसमें हम स्पेसिफिक रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन के फॉर्मूले को पढ़ेंगे। उसके फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इनेंटियोमेरिक एक्सिस क्या होती है वो निकालना, रेजिमिक मिक्सचर निकालना, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन यू टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।